Okay, so hello everyone, welcome to the 13th lecture of design of steel structure. And in this particular lecture we will deal with the डायमंड रिवेटिंग, है ना। हम लोग देखेंगे कि जो डायमंड रिवेटिंग है वो सबसे मोस्ट इफिशिएंट माना जाता है मेन प्लेट के लिए, क्यों, है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है मेन प्लेट के लिए क्या होगा और कवर प्लेट के लिए क्या होगा, है ना। कौन सा क्रिटिकल सेक्शन होगा, जो कौन सा सेक्शन होगा जो मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल होगा, और कौन सा ऐसा सेक्शन होगा प्लेट में जो कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल होगा, है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कौन सा ऐसा सेक्शन होगा प्लेट में जो मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल होगा, और कौन सा ऐसा सेक्शन होगा जो कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल होगा, है ना। क्योंकि ओवरऑल जॉइंट किससे मिलके बना है, प्लेट से, मेन प्लेट से मिलकर बना है और कवर प्लेट से, है ना, है कि नहीं। तो वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। यहाँ से 15-15 या 20-20 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल है जो आपका कंपटीशन में पूछता है ना। तो इसको वन बाय वन करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए, इसको डिस्कशन करने के लिए, मतलब एनालिसिस करने के लिए हमें नंबर ऑफ रिवेट है जो एज्यूम करना होगा, है ना। तो हमने मान के चला है कि टोटल नंबर ऑफ रिवेट कितना है, 6 है। टोटल नंबर ऑफ रिवेट है जो 6 लेकर चलते हैं, और उसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। ये भी आगे देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल केसेस है ना। डायमंड के अलावे क्या क्या पॉसिबल केसेस है ना। आखिर डायमंड क्यों उन सब पे क्या है, मतलब ज़्यादा है जो ये फेवरेबल है, डायमंड है जो क्यों फेवरेबल है चेन के रिस्पेक्ट में, है ना। ये सब भी हम देखेंगे। तो टोटल हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिवेट हमें कितना प्रोवाइड करना है, 6 प्रोवाइड करना है। यानी 6 रिवेट को ही लेकर हमें डायमंड को भी डील करेंगे और चेन रिवेटिंग को भी डील करेंगे। जितना भी पॉसिबल अरेंजमेंट होगा सबको डील करेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि डायमंड रिवेटिंग है जो क्यों मेन प्लेट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं कि एक हम मान लेते हैं बट ज्वाइंट, डबल कवर बट ज्वाइंट मान रहे हैं, है ना। डबल कवर बट ज्वाइंट ही क्यों मान रहे हैं, कि रीजन हमको पता है, क्योंकि ये मोस्ट एफिशिएंट ज्वाइंट है ना। क्योंकि ये मोस्ट एफिशिएंट ज्वाइंट है। यदि क्वेश्चन में हमें डिजाइन करने के लिए आता है तो हम क्या करेंगे, डबल कवर बट ज्वाइंट लेके उसको, अगर कुछ नहीं बोला है तो डबल कवर बट ज्वाइंट लेंगे, है ना। और क्वेश्चन को क्या करेंगे, आगे उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक डबल कवर बट ज्वाइंट है, ठीक है। अब देखिए, आप क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। कुछ क्या होगा, फोर्स लग रहा होगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है P। कितना फोर्स लग रहा है, P फोर्स लग रहा है, P फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे एक सेक्शन लेते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए एक हमारा ये सेक्शन है, पूरे केयरफुली समझना है, अदरवाइज है जो उड़ जाएगा ऊपर से, है ना। इसीलिए पूरे अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। इसको मैं सेक्शन ले लेता हूँ XX। क्या ले लेता हूँ, XX। क्या सेक्शन ले लेता हूँ, XX ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, यदि हम P फोर्स लगा रहे हैं, P फोर्स, इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स P एग्जर्ट कर रहे हैं मेन प्लेट पे, अगर हम एक्सेस पे सेक्शन कंसीडर करें तो ये सेक्शन है जो क्या करेगा, ओवरऑल P फोर्स को ट्रांसफर करने में सक्षम होगा, है ना। ओवरऑल P फोर्स, जो भी P फोर्स लग रहा है उसको ट्रांसफर करने में क्या होगा, सक्षम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टोटल एरिया अवेलेबल है ना। यहाँ पे क्या है, टोटल एरिया अवेलेबल है। सपोज कीजिए इसका विड्थ ऑफ प्लेट है जो B है, विड्थ ऑफ प्लेट है जो सपोज करते हैं B है ना, B है, और इसका थिकनेस कितना है, T है। तो XX यदि सेक्शन पे हम टोटल फोर्स यदि निकालेंगे, है ना, तो क्या निकालेंगे, B इंटू टी इंटू सिग्मा एटी, B इंटू टी इंटू सिग्मा एटी, है ना। यानी इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, XX सेक्शन पे टोटल फोर्स क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। टोटल फोर्स को ट्रांसफर करने में XX सेक्शन क्या है, सक्षम है। XX सेक्शन क्या है, सक्षम है ना। अब देखिए, अब क्या करते हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यानी XX सेक्शन पे क्या होगा, जो भी फोर्स अप्लाइड फोर्स P है उसको वो क्या करेगा, इजिली है जो ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल एरिया अवेलेबल है। अभी कुछ भी एरिया में रिडक्शन नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी होल हम नहीं किए हैं इसमें, ठीक है। अब है जो आगे बढ़ते हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे
तो क्या होगा, आप अब क्या करना है, आपको होल क्रिएट करना है, अब आपको होल क्रिएट करना है ना। लेकिन अब एक सेक्शन सपोज करते हैं, यहाँ से एक सेक्शन ले रहे हैं, देखिए यहाँ से मैं एक सेक्शन ले रहा हूँ, एक न्यू सेक्शन ले रहा हूँ 1 1, क्या ले रहा हूँ, एक 1 1 सेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 1 1 सेक्शन पे जब ये फोर्स ट्रांसफर होगा, जब ये फोर्स ट्रांसफर होगा तो अब तो क्या करना है, अब आपको कवर प्लेट को मेन प्लेट से आपको कनेक्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, रिवेट लगाना होगा। मतलब रिवेट लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्लेट में होल करना होगा, है ना। लेकिन ध्यान रहे कि सेक्शन 1 1 है जो लोड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लोड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। मतलब सेक्शन 1 1 पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स आएगा, है ना। अभी भी सबसे ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स आएगा, है ना। जब मैक्सिमम फोर्स आएगा तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि मैक्सिमम रेजिस्टिंग एरिया प्रोवाइड करें, मैक्सिमम रेजिस्टिंग एरिया प्रोवाइड करें, है ना। और मैक्सिमम रेजिस्टिंग एरिया प्रोवाइड करने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ होल प्रोवाइड करना होगा, हमें मिनिमम नंबर ऑफ होल प्रोवाइड करना होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ होल कितना प्रोवाइड कर सकते हैं बताइए, 1। मिनिमम नंबर ऑफ होल कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, 1, है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब हम सेक्शन 1 1 पे आएंगे, जब हम सेक्शन 1 1 पे आएंगे तब क्या करना होगा, हमको मेन प्लेट को कवर प्लेट से कनेक्ट करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लेट में होल करना होगा, रिवेट को लगाने के लिए प्लेट में होल करना होगा, है ना। लेकिन चूंकि ये सेक्शन 1 1 है जो अभी भी लोड P है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना। यानी यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम फोर्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम फोर्स आएगा, ठीक है। तो जब मैक्सिमम फोर्स आएगा तो हमारा मतलब हम यहाँ पे चाहेंगे कि मैक्सिमम रेजिस्टिंग एरिया प्रोवाइड करें, मैक्सिमम रेजिस्टिंग एरिया प्रोवाइड करें, है ना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, रेजिस्टिंग एरिया यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकें, है ना। मतलब कम से कम रिडक्शन हो सके, कम से कम रिडक्शन करेंगे। तो कम से कम रिडक्शन के लिए कम से कम होल यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। तो कम से कम होल कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, एक होल प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये बात समझ में आ गया है। अब देखो होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकुलर रिवेट है उसका है जो, उस पार्टिकुलर रिवेट का जो कैपेसिटी है, लोड लेने की जो कैपेसिटी है वो मान लेते हैं P1 है ना। कितना है, मान लेते हैं P1 फोर्स कैरी कर रहा है। रिवेट 1 क्या है, रिवेट 1 कहने का मतलब है कि यहाँ पे मतलब लाइन 1 है ना, रिवेट का लाइन 1 मान लेते हैं कि ये कितना कैरी कर रहा है, 100 मैक्सिमम कैपेसिटी लेने का कितना है, P1 है, ठीक है। अब ये फोर्स P1 लेगा, है ना, आउट ऑफ टोटल फोर्स P ये कितना लेगा, P1 लेगा। और इस P1 फोर्स को कैरी करने के बाद क्या करेगा, ये बोलेगा कवर प्लेट को ट्रांसफर कर देगा। क्या करेगा, ये कवर प्लेट को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। चलिए रिवेट लिया और फिर क्या करेगा, कवर प्लेट को क्या कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, है ना। कवर प्लेट को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। कितना फोर्स, P1 फोर्स। कवर प्लेट को कितना ट्रांसफर कर दिया, P1 फोर्स से जो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब आगे फॉरवर्ड कितना फोर्स जाएगा, आगे फोर्स कितना जाएगा, यहाँ पे मेन प्लेट पे आगे फोर्स कितना जाएगा, मेन प्लेट पे देखिए अब जाएगा P माइनस P1, है ना, P माइनस P1 नहीं, कितना जाएगा, P माइनस P1 है जो आगे जाएगा, P माइनस P1 है जो आगे जाएगा, ठीक है, P माइनस P1 है जो आगे जाएगा, है ना। अब देखिए आगे सपोज करते हैं कि ये सेक्शन 2 है, ये क्या है, सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 2 है। यहाँ पे सेक्शन क्या है, 2 है, इसको मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हमको कितना आगे फोर्स जा रहा है, P माइनस P1 जा रहा है ना। मतलब सेक्शन 1 1 से फोर्स का वैल्यू कमा है ना। सेक्शन 1 1 से फोर्स का वैल्यू क्या हुआ है, कमा है। यानी रजिस्टिंग एरिया को भी हम कमा सकते हैं, रजिस्टिंग एरिया को भी कमा सकते हैं। देखो पहले रजिस्टिंग एरिया क्या था, पहले रजिस्टिंग एरिया हमारा ये था, ध्यान से देखो ये था, पहले रजिस्टिंग हमारा एरिया क्या था, ये था, ए वाला जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा रजिस्टिंग एरिया था, है ना। एक होल किया था यहाँ पे, ये जो हाईलाइट कर रहे हैं एरिया क्या है, रजिस्टिंग एरिया है। यही रजिस्ट करेगा ना, अरे यही तो रजिस्ट करेगा, यहाँ तो होल है, ये थोड़ी रजिस्ट करेगा जो लोड अप्लाई कर रहे हैं। ये जो एरिया है क्या करेगा,
रजिस्ट करेगा, है ना। अब आगे जैसे ही सेक्शन 22 पे आएंगे तो फोर्स का वैल्यू कम है, क्यों? क्योंकि P1 फोर्स तो रिवेट 1 है जो कैरी कर लिया, रिवेट 1 कैरी करने के बाद क्या हुआ, वो कवर प्लेट को ट्रांसफर कर दिया, कवर प्लेट को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। यानी एक चीज तो क्लियर है कि 22 सेक्शन पे 11 सेक्शन की तुलना में फोर्स कम आएगा। जब 11 सेक्शन की तुलना में 22 सेक्शन पे फोर्स कम आएगा तो हम रजिस्टिंग एरिया को अब घटा सकते हैं, अब रजिस्टिंग एरिया को घटा सकते हैं। अब जब रजिस्टिंग एरिया को घटा सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 11 की तुलना में सेक्शन 22 पे ज्यादा नंबर ऑफ रिवेट प्रोवाइड कर सकते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ रिवेट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कितना प्रोवाइड कर देते हैं, 2 प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। लेकिन अभी भी क्या है, सेक्शन 33 से ज्यादा फोर्स यहाँ पे है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोवाइड कर सकते हैं रिवेट, तो 2 प्रोवाइड कर देते हैं। इस बार कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, 2 प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिवेट कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिवेट क्या हो गया, 2 हो गया। 22 सेक्शन पे रजिस्टिंग एरिया क्या है, देखो ए वाला जो मैं येलो से क्रिएट कर रहा हूँ, यही क्या है, रजिस्टिंग एरिया है, नहीं यही क्या है, रजिस्टिंग एरिया है। यानी P माइनस P1 फोर्स को यही है जो रजिस्ट करेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, फिर ये क्या करेगा, रिवेट का कैपेसिटी यहाँ पे मान लेते हैं, रिवेट 2 का कैपेसिटी था P2, कितना था, रिवेट 2 का कैपेसिटी P2 था। तो ये P2 फोर्स लेगा, उसके बाद P2 फोर्स, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी P2 है, इस बेचारा का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, जो लाइन 2 में रिवेट आ रहा है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी मान लेते हैं P2 है। तो ये P2 लेने के बाद क्या करेगा, ये फर्दर है जो क्या करेगा, कवर प्लेट को यहाँ पे P2 ट्रांसफर कर देगा, है ना, इधर भी ट्रांसफर करेगा, इधर भी ट्रांसफर कर देगा, है ना, ठीक है। आगे कितना फोर्स जाएगा, आगे फोर्स कितना कैरी होगा, ध्यान से देखना, आगे फोर्स कैरी होगा आपका P माइनस P1 माइनस P2, केयरफुली, है ना। P1 रिवेट 1 लिया था, P2 रिवेट 2 ले लिया, तो आगे फोर्स अब कितना ट्रांसफर होगा, टोटल फोर्स माइनस P1 माइनस P2, वेरी सिंपल है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सेक्शन 33 पे आ जाइए, अब सेक्शन 33 पे आ जाइए। जब हम सेक्शन 33 पे आएंगे, तो सेम प्रोसेस को मैं रिपीट करूंगा, है ना, सेम प्रोसेस को मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम सेक्शन 33 पे आएंगे तो क्या होगा, ओवरऑल फोर्स भी रिड्यूस हुआ है, क्योंकि P1 फोर्स रिवेट 1 ले लिया, P2 फोर्स रिवेट 2 ले लिया, तो सेक्शन 33 पे अब क्या होगा, कम फोर्स आएगा, है ना, कम फोर्स आएगा, है ना। तो हम रजिस्टिंग एरिया को बढ़ा सकते हैं, रजिस्टिंग एरिया को क्या कर सकते हैं, सॉरी रजिस्टिंग एरिया को घटा सकते हैं। तो रजिस्टिंग एरिया को घटाने के लिए क्या करना होगा, अब मोर नंबर ऑफ रिवेट प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, मोर नंबर ऑफ रिवेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब 3 रिवेट प्रोवाइड करते हैं, टोटल हमको 6 रिवेट प्रोवाइड करना था, टोटल हमें 6 रिवेट प्रोवाइड करना था ना, ठीक है, एज्यूम करके चले थे 6 रिवेट हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ होल कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। इस पर्टिकुलर सेक्शन पे रजिस्टिंग एरिया बता सकते हो, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे रजिस्टिंग एरिया देखो, ए वाला होगा, ए होगा, है ना, 2 रिवेट के बीच में ए होगा और ए वाला होगा, यही सब एरिया क्या होगा, रजिस्ट कर रहा होगा, है ना, यही सब एरिया क्या होगा, रजिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि आपका जो ए रिवेट 3 है उसका कैपेसिटी कितना है, P3 है, वो कितना फोर्स ले रहा है, P3 ले रहा है, ठीक है। P3 फोर्स लिया, है ना, P3 क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिवेट 3, है ना, P3 लिया, कैरी किया फोर्स को, उसके बाद क्या करेगा, फाइनली कवर प्लेट को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, कवर प्लेट को ट्रांसफर कर देगा, है ना, ये भी नीचे से भी कवर प्लेट को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा P3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अगर ध्यान से एक बात देखा जाए, यहाँ पे कवर प्लेट पे क्या होगा, फोर्स 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, P1 हो गया, यहाँ पे क्या आया, P2 आया, यहाँ पे क्या आया, P3 आया, है ना। यानी फाइनली इस सेक्शन पे 33 पे सेक्शन 33 पे कवर प्लेट कितना फोर्स कैरी कर रहा है, कवर प्लेट कितना फोर्स कैरी कर रहा है, फोर्स कैरी बाई, लिख देता हूं, फोर्स कैरी बाई कवर प्लेट एट सेक्शन 33 कितना बताओ, P1 प्लस P2 प्लस P3 कवर प्लेट पे, क्योंकि क्या हो सका, रिवेट 1 भी कवर प्लेट को दे दिया, रिवेट 2 भी P2 दिया, रिवेट 3 भी P3 दिया,
तो ओवरऑल कितना हो गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 हो गया, है ना, P1 प्लस P2 प्लस P3 हो गया। बहुत अच्छा। अब देखो क्या होगा, तो इसी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं इधर से भी, है ना। जिस तरह से हाफ प्लेट का हम एनालिसिस किए हैं उस तरह से हाफ प्लेट, जो राइट हाफ प्लेट है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं, है ना, इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसको देखने से क्या लग रहा है, एक है जो ये डायमंड टाइप का पैटर्न बना रहा है, एक है जो डायमंड टाइप का ये पैटर्न बना रहा है ना, डायमंड टाइप का क्या बना रहा है, पैटर्न बना रहा है ना। इस तरह से एक डायमंड टाइप का क्या बना रहा है, एक पैटर्न बना रहा है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायमंड पैटर्न बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायमंड रिपीटिंग बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डायमंड रिपीटिंग बोलते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूं ताकि आप लोग को इजी हो जाए। सबसे पहली बात कि P1 मैंने लिखा, तो P1 क्या था, P1 था कैपेसिटी ऑफ रिवेट 1, कैपेसिटी ऑफ रिवेट 1, है ना। उसके बाद है जो, उसके बाद क्या हुआ, P2 क्या हुआ, कैपेसिटी ऑफ रिवेट 2, नहीं, कैपेसिटी ऑफ रिवेट 2। P3 क्या है, कैपेसिटी ऑफ रिवेट 3, कैपेसिटी ऑफ रिवेट 3, है ना। सबसे पहले टोटल फोर्स कितना था, सबसे पहले जो रिवेट 1 कितना लिया, रिवेट 1 फोर्स P1 कैरी किया, फोर्स P1 कैरी किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद है जो P माइनस P1 है जो ट्रांसफर कर दिया फर्दर मेन प्लेट को, फर्दर मेन प्लेट को ट्रांसफर कर दिया, है ना। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ बताओ, फिर है जो P2 है जो रिवेट 2 लिया, है ना। उसके बाद क्या होगा, P माइनस P1 माइनस P2 है जो आगे ट्रांसफर कर दिया, आगे है जो ट्रांसफर कर दिया, है ना, आगे है जो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। चलो, तो ये तो था इसका एनालिसिस, है ना। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात कि जब हम फोर्स P लगाएंगे तो सेक्शन एक्सेस को अगर देखें तो एक्सेस पे क्या है, कोई भी एरिया का रिडक्शन नहीं हुआ है, तो ये टोटल फोर्स P को कैरी करने में सक्षम है, टोटल फोर्स P को कैरी करने में क्या है, सक्षम है। अब हम 1-1 पे जैसे ही आएंगे तो क्या होगा, चूंकि 1-1 सेक्शन है जो लोड P के अभी भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टिंग एरिया होना चाहिए। मैक्सिमम रेजिस्टिंग एरिया के लिए मिनिमम होल होना चाहिए, है ना, यहाँ पे मिनिमम होल होना चाहिए। होल तो होना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि मेन प्लेट को कवर प्लेट से हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो उसके लिए रिवेट की जरूरत पड़ेगी। जब रिवेट हम लगाएंगे तो उसके लिए होल की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मिनिमम होल कितना दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। आगे बढ़ें तो P1 मान लेते हैं कि रिवेट 1 है जो P1 फोर्स कैरी किया, है ना, और कैरी करने के बाद उसको कवर प्लेट को ट्रांसफर कर दिया। फिर मेन प्लेट में कितना फोर्स गया, P माइनस P1 गया, ठीक है। अब सेक्शन 2-2 पे आते हैं तो सेक्शन 1-1 की तुलना में क्या है, फोर्स कमा है। अब फोर्स कितना आ रहा है, P माइनस P1 आ रहा है, ठीक है। अब फोर्स P माइनस P1 आ रहा है, तो यहाँ पर रेजिस्टिंग एरिया को क्या कर सकते हैं, हम कमा सकते हैं, है ना। चूंकि फोर्स का वैल्यू कमा है सेक्शन 1-1 की तुलना में, तो रेजिस्टिंग एरिया को कमा सकते हैं। रेजिस्टिंग एरिया को कमाने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ होल को हम बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पे 2 होल प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पे कितना प्रोवाइड कर दिया, 2 होल प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। अब है जो रिवेट 2 है जो P2 फोर्स कैरी कर लिया, इसका कैपेसिटी कितना था, मान लेते हैं P2 था, ठीक है। कैरी करने के बाद वापस कवर प्लेट को P2 है जो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। फर्दर आगे फोर्स कितना जाएगा, P माइनस P1 माइनस P2 है जो आगे जाएगा, फर्दर आगे बढ़ेगा मेन प्लेट के लिए, ठीक है। तो सेक्शन 3-3 पे क्या हो गया, वापिस फोर्स कमा है, तो फिर क्या कर सकते हैं, रेजिस्टिंग एरिया को घटा सकते हैं। रेजिस्टिंग एरिया को अब घटाने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ होल को हम बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ होल को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कितना होल कर दिए, 3 होल कर दिए, कितना होल कर दिए, 3 होल है जो कर दिए, है ना। अब देखो, अब एक बात ध्यान से सुनना है। तो एक चीज तो समझ में आ गया, एक चीज तो समझ में आ गया कि मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा बताओ। मेन प्लेट के लिए आपका क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, 1-1 होगा, है ना। मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन 1-1 होगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम है जो आपका लोड यहीं पे आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोड कहाँ आ रहा है, 1-1 पे आ रहा है ना। इसीलिए मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या हो गया, फॉर मेन प्लेट
क्रिटिकल सेक्शन 1 हो गया, है ना, क्योंकि ड्यू टू मैक्सिमम लोड, ड्यू टू मैक्सिमम लोड। ठीक है, कवर प्लेट की बात करते हैं। देखो कवर प्लेट की अगर बात करें तो कवर प्लेट पर तो मैक्सिमम फोर्स कहां पे है सबसे ज्यादा, P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 प्लस P2 प्लस P3 कहां पे, सेक्शन 3 पे, सेक्शन 3 पे। यानी ऑब्जेक्टिव में पूछता है डायग्राम बना के, है ना। तो कवर प्लेट के लिए अगर क्रिटिकल सेक्शन निकालें तो क्या हो गया, 3 हो गया, 3। कवर प्लेट के लिए अगर क्रिटिकल सेक्शन निकालें तो कितना हो गया, 3 हो गया। कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज करके अच्छे से लिख देता हूं, 3 हो जाएगा, है ना। क्यों होगा 3? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम फोर्स है ना। कवर प्लेट में मैक्सिमम फोर्स है, ध्यान से सुनो स्टेटमेंट, कवर प्लेट में मैक्सिमम फोर्स है सेक्शन 3 पे, जबकि मेन प्लेट में मैक्सिमम फोर्स कहाँ है, 1 पे। इसीलिए मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन 1 हुआ और कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या हुआ, 3 हुआ, है ना। ये भी क्या होगा, ड्यू टू मैक्सिमम फोर्स, ड्यू टू मैक्सिमम लोड इन कवर, यहां पे लिख देता हूं इन मेन प्लेट, अब एकदम क्लियर हो गया, है ना। ड्यू टू मैक्सिमम फोर्स या लोड इन कवर प्लेट, है ना। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हुआ, ठीक है ना। सेक्शन 3 क्रिटिकल हुआ कवर प्लेट के लिए और सेक्शन 1 क्रिटिकल हुआ मेन प्लेट के लिए, है ना। चलिए अब देखिए, अब क्या देखेंगे, पॉसिबल अरेंजमेंट देख लेंगे, है ना, कि और क्या क्या अरेंजमेंट है और उसको क्यों नहीं इफिशिएंट बोलते हैं, रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। डायमंड को क्यों इफिशिएंट बोलते हैं ये तो पता कर लिया मैंने, है ना। अब देखिए, है ना, अभी आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर कवर प्लेट जब क्रिटिकल है 3 पे तो फिर कवर प्लेट को तो आप मतलब कंसीडर कर नहीं रहे हैं अभी, है ना। अभी देखते हैं क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉसिबल अरेंजमेंट, अब क्या क्या पॉसिबल अरेंजमेंट है उसको मुझे बनाने दीजिए एक बार, है ना। क्या क्या पॉसिबल, हमें 6 रिवेट ही सजाना है, हमें टोटल 6 रिवेट को ही क्या करना है, डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं बना रहा हूं, सपोज कीजिए पहला अरेंजमेंट आपका ये है, पहला अरेंजमेंट आपका ये है ना। आपने 6 रिवेट है जो प्रोवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6, इसको मैं ए दे देता हूँ, है ना, अरेंजमेंट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं अरेंजमेंट बी मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 2 यहाँ दे दिए, 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 ठीक है। इसको बी बोल देते हैं। सी को मान लेते हैं कुछ ऐसा है, सी है जो कुछ ऐसा है, ठीक है। 1 2 3 इधर दे दिया, 1 2 3 यहाँ पे दे दिया, है ना। डी को मान लेते हैं कुछ ऐसा है, डी है जो कुछ ऐसा दे दिया है, एक ही बार 6 के 6 दे दिया, 1 2 3 4 5 6, इसको सी बोला था, इसको डी बोल देता हूँ, है ना। और उसके बाद ई, ए बना रहा हूँ हाफ प्लेट का, ये जो अरेंजमेंट बना रहा हूँ हाफ प्लेट का बना रहा हूँ, ठीक है। बार बार दोनों तरफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो भी एक साइड हो रहा है वो सेम थिंग है जो क्या है अदर साइड हो रहा है, इसलिए हाफ प्लेट का बना रहा हूँ, पूरा प्लेट का नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि पूरा प्लेट का बनाएंगे तो 6 लेफ्ट आएगा 6 राइट आएगा, है ना। तो एनालिसिस करने के लिए हाफ प्लेट ही काफ़ी है। आगे देखते हैं,
आगे एक अभी जो डिस्कस किया डायमंड रिपीटिंग है ना, अभी डिस्कस किया क्या, डायमंड रिपीटिंग हाफ प्लेट में एक यहाँ पे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसका एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं, इसको ये बोल देते हैं, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा भी है, सबका रीजन दूंगा भी, सबका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों नहीं एडॉप्ट करते हैं, है ना। चलिए, ऐसा हो सकता है कि यहीं पे 3 दे दिया, उसके बाद 2 दे दिया, और इसके बाद 1 दे दिया, है ना। उसके ये हो गया एफ, एंड लास्ट वन इज जी, लास्ट वन इज जी, है ना। लास्ट वन मान लेते हैं जी। टोटल अरेंजमेंट यही हो सकता है, 1 दे दिए, फिर 2 दे दिए, फिर 2 दे दिए, और फिर 1 दे दिए, है ना। टोटल अरेंजमेंट इतना ही हो सकता है। सारा अरेंजमेंट को हमने क्या किया, लिख लिया। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए ध्यान से, है ना। 1-1 है जो 1-1 अरेंजमेंट है जो क्या है, एकदम बेकार है ना। ये बेकार है, क्यों बेकार है ना। ये मतलब ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए आप क्या किए हैं, विथ के अलाउंग टोटल रिवेट को प्रोवाइड कर दिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में एक ही जगह से क्या हुआ, ज्यादा है जो सेक्शन, मतलब रजिस्टिंग एरिया को आप घटा दिए, रजिस्टिंग एरिया को सडन क्या हुआ, आप काफी डिक्रीज कर दिए, है ना। दूसरी बात कि विड्थ ऑफ द प्लेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, विड्थ ऑफ द प्लेट है जो बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको हम एडॉप्ट नहीं करेंगे, है ना। तो ड्यू टू मोर विड्थ एंड लेस रजिस्टिंग एरिया, है ना, इसको एडॉप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, रीजन दे रहा हूं, ड्यू टू नहीं एडॉप्ट करेंगे, काट दिया, ड्यू टू मोर विथ ऑफ प्लेट बहुत ज्यादा चाहिए, है ना, विथ, है ना, एंड लेस रजिस्टिंग एरिया, क्योंकि नंबर ऑफ होल बढ़ा दिए एक ही बार, लेस रजिस्टिंग एरिया, लेस रजिस्टिंग एरिया, ठीक है। इसीलिए 1 को नहीं लेंगे, है ना। 2 के देखिए, 2 भी बेकार है, क्यों, क्योंकि देखिए एक ही लाइन में प्रोवाइड कर दिए यहाँ भी, तो इससे क्या होगा, लेंथ ऑफ सेक्शन इंक्रीज कर जाएगा, मतलब मेन प्लेट का जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगा, और जब लेंथ इंक्रीज कर जाता है ना, तो भी क्या होता है, मतलब इफेक्टिवली है जो लोड को ट्रांसफर नहीं कर पाता है, लोड को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब ज्वाइंट है जो बहुत ज्यादा लेंथ में नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये भी ठीक नहीं है, लिख देता हूं रीजन, ड्यू टू, क्योंकि पता था, कुछ याद है, अगर लेंथ ऑफ ज्वाइंट ग्रेटर देन 50D होता है तो स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म होने लगता था, स्ट्रेस क्या होता था, नॉन यूनिफॉर्म होने लगता था, कुछ याद है, देखो याद दिलाता हूं, स्ट्रेस है जो कुछ ऐसा होने लगता था, ऐसा होने लगता था, एंड पे स्ट्रेस ज्यादा होता था, फिर एंड पे ज्यादा होता था, बीच में कम हो जाता था, है ना, ये रीजन होता था, इसका एग्जैक्ट रीजन ये है, ठीक है। सो ड्यू टू लेंथ ऑफ ज्वाइंट, ड्यू टू लेंथ ऑफ ज्वाइंट, लेंथ ऑफ ज्वाइंट भी बोल सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, दूसरा का रीजन ये हो गया नहीं होने का। तीसरा देखिए, है ना, अभी हमने क्या देखा, फोर्स का वैल्यू कमता जा रहा है ना, लेकिन ये देखिए रजिस्टिंग एरिया हर जगह क्या है, सेम ही है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी बेकार है, ये भी क्या है, बेकार है ना। उसी तरह से इसको भी काट सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फोर्स का वैल्यू कमता जाता है ना, तो रजिस्टिंग एरिया क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, है ना, और स्टार्टिंग में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, थ्रू आउट द यूनिफॉर्म है, इसीलिए अभी बेकार हो गया। ये इसका एक्सप्लेनेशन तो दे ही चुके हैं, सबसे बेस्ट हो गया किसके लिए, मेन प्लेट के लिए, है ना, मेन प्लेट के लिए। ये देखो 7 तो एकदम बेकार है, क्यों, क्योंकि जहां पे सबसे ज्यादा लोड आ रहा है सेक्शन 1 पे, वहीं पे सबसे ज्यादा होल क्रिएट कर दिया, सेक्शन 1 पे सबसे ज्यादा लोड आ रहा था और वहीं पे सबसे ज्यादा होल क्रिएट कर दिया, इसीलिए क्या हो गया, ये भी बेकार हो गया, है ना, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, एक किसके लिए बेकार है, ये मेन प्लेट के लिए बेकार है ना, मेन प्लेट के लिए बेकार है, लेकिन ये बेस्ट है किसके लिए, ये बेस्ट है किसके लिए, ये मेन प्लेट के लिए तो सबसे बेकार हो गया, लेकिन बेस्ट किसके लिए हो गया, कवर प्लेट के लिए, है ना, बेस्ट फॉर कवर प्लेट,
क्यों बेस्ट बोले? क्योंकि सेक्शन 3 पे अभी हम देखे थे कि सबसे ज़्यादा फोर्स आ रहा था कि यहाँ पे कवर प्लेट में, सेक्शन 3 पे कवर प्लेट में P1 प्लस P2 प्लस P3 सबसे ज़्यादा फोर्स आ रहा था, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ रेजिस्टिंग एरिया होना चाहिए, यानी लेस नंबर ऑफ होल होना चाहिए। तो कवर प्लेट के लिए तो सबसे बेस्ट है, लेकिन मेन प्लेट के लिए सबसे बेकार है, मेन प्लेट के लिए सबसे बेकार है ना। चलिए, क्योंकि मेन प्लेट में सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगता है? 1-1 पे लगता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला। अभी देखिए लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट वाला है जो दोनों के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेन प्लेट के लिए सबसे ज़्यादा फोर्स 1-1 पे आ रहा था, तो मोर नंबर ऑफ मोर रेजिस्टिंग एरिया होना चाहिए, तो मोर रेजिस्टिंग एरिया दे रहा है, देखिए इतना रेजिस्टिंग एरिया दे रहा है ना। और 3-3 सेक्शन पे ध्यान से 3-3 सेक्शन पे कवर प्लेट पे सबसे ज़्यादा फोर्स आ रहा था, 3-3 सेक्शन पे कवर प्लेट पे सबसे ज़्यादा फोर्स आ रहा था, तो वहाँ पे मोर रेजिस्टिंग एरिया होना चाहिए था, तो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, उसको भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो क्या हो गया? बेस्ट फॉर ज्वाइंट, क्योंकि ज्वाइंट में दोनों है, ज्वाइंट में क्या है? दोनों है। लेकिन सर आप तो बोले कि डायमंड सबसे बेस्ट है ना। क्यों बेस्ट है बताता हूँ, 1 मिनट वेट करो। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो गया? बेस्ट फॉर मेन प्लेट, इसका एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, है ना, बेस्ट फॉर मेन प्लेट। अब देखिए, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अभी तो सर आपने बोला कि बेस्ट फॉर ज्वाइंट के लिए तो बेस्ट ही है, लेकिन फिर डायमंड क्यों प्रीफर करते हैं? तो इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट करके, है ना, यहाँ पे मैं नोट करके लिखने वाला हूँ एक बहुत अच्छा पॉइंट। ठीक है, देखो डायमंड प्रीफर क्यों करते हैं उसका सुनो, है ना। हम कवर प्लेट का टेंशन लेते ही नहीं। क्यों कवर प्लेट का टेंशन इसलिए नहीं लेते? कि हम स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि कवर का जो एग्रीगेट थिकनेस होता है वो मेन प्लेट से हमेशा ज़्यादा होता है। कवर प्लेट का जो थिकनेस होता है वो क्या? एग्रीगेट थिकनेस, मतलब 2 कवर होगा तो दोनों को थिकनेस अगर मिला दिया जाए तो मेन प्लेट से हमेशा ज़्यादा ही प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए कवर कभी फेल ही नहीं हो सकता, कवर कभी भी फेल नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए हम इसको भी इग्नोर करते हैं, इसको भी इग्नोर करते हैं, हमें सिर्फ किसकी टेंशन होती है? मेन प्लेट की। इसीलिए जो मेन प्लेट को कौन बचाएगा? डायमंड रिवेटिंग। कौन बचाएगा? मेन प्लेट को डायमंड रिवेटिंग बचाएगा। इसलिए बेस्ट है इसीलिए जो हमारा डायमंड पैटर्न है वो क्या है? सबसे बेस्ट माना जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, है ना, ए वाला जो है कवर प्लेट के लिए अच्छा है, ए ज्वाइंट के लिए अच्छा है ना, लेकिन हम ये भी ज्वाइंट के लिए अच्छा तब हो रहा है जब सेक्शन 3 पे क्या हो जा रहा है? सेफ हो जा रहा है ना। लेकिन हम इन दोनों को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि कवर प्लेट के बारे में हम डिजाइन करते समय सोचते ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि उसका थिकनेस जो होता है, एग्रीगेट थिकनेस होता है, किसी भी क्वेश्चन में आप उठा के देख लो, हमेशा एग्रीगेट थिकनेस आप करोगे तो मेन प्लेट से उसका ज्यादा ही प्रोवाइड किया जाता है ना। इसलिए कवर प्लेट को कोई टेंशन है जो नहीं है ना, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते ही नहीं। हमको जो भी मतलब कंसिडरेशन में लेना होता है वो मेन प्लेट का लेना होता है ना। और मेन प्लेट के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल पैटर्न कौन सा है? डायमंड पैटर्न है। इसीलिए डायमंड पैटर्न को हम लोग डिजाइन में कंसीडर करते हैं। तो ये तो था एक्सप्लेनेशन। तो हम नोट करके यहाँ लिख देता हूँ, नोट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा देखो, है ना, ओवरऑल थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, ओवरऑल थिकनेस लिख रहा हूं, मतलब एग्रीगेट, ओवरऑल थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड मोर, इज ऑलवेज, हमेशा क्या होता है? ज्यादा ही प्रोवाइड करते हैं, इज ऑलवेज प्रोवाइडेड मोर, ऑलवेज प्रोवाइडेड मोर, है ना, मोर देन मेन प्लेट, मोर देन मेन प्लेट, है ना, मेन प्लेट। सो कवर प्लेट इज ऑलवेज सेफ, सो कवर प्लेट क्या हो गया? ऑलवेज सेफ हो गया। कवर प्लेट इज ऑलवेज
ऑलवेज सेफ। और यही रीजन है कि हम कवर प्लेट के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, जो भी हम डिजाइन के समय ध्यान देते हैं वो मेन प्लेट पे देते हैं, है ना। तो ये ओवरऑल एक्सप्लेनेशन हुआ आपका, है ना, क्यों डायमंड पैटर्न है जो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, चलिए, है ना। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि कवर के लिए कौन ज़्यादा अच्छा है ना, तो 3-3 सेक्शन है जो क्रिटिकल होगा कवर के लिए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे आपसे तब, है ना। और 1-1 सेक्शन होगा जो किसके लिए क्रिटिकल होगा, मेन प्लेट के लिए। ये हमारा 1-1 था, है ना, यही हमारा 1-1 था ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कहता है कैलकुलेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या निकालेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ एट डिफरेंट सेक्शन। 3 सेक्शन अभी कंसीडर किए थे, 1-1, 2-2, 3-3। तो हम देखेंगे तीनों पे अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब पीटी का वैल्यू है जो निकालने जा रहे हैं, है ना। टेयरिंग स्ट्रेंथ बोले या टेंसाइल स्ट्रेंथ बोले, बोथ आर सेम। तो इसको ध्यान से समझना है फॉर डायमंड रिवेटिंग। किसके लिए, डायमंड रिवेटिंग के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ एट डिफरेंट सेक्शन फॉर डायमंड रिवेटिंग। तो सबसे पहले आप डायमंड रिवेटिंग हमको बनाने दीजिए, है ना। हम हाफ प्लेट बनाएंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैं हाफ प्लेट बनाऊंगा, है ना, क्योंकि जो लेफ्ट के साथ हो रहा होगा वही राइट के साथ भी हो रहा होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हाफ बनाने दीजिए, ये आपका लेफ्ट हाफ हो गया। ये क्या हो गया, लेफ्ट हाफ हो गया, है ना। यहाँ पे फोर्स मान लेते हैं कितना है, P है, ठीक है। सबसे पहले कितना रिवेट प्रोवाइड किए थे, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, है ना, 3, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। एक क्या हो गया, सेक्शन 1-1 हो गया, ए सेक्शन हो गया 2-2 हो गया। काफ़ी केयरफुली समझना है ना। 2-2 हो गया, और एक क्या हो गया सेक्शन, एक क्या हो गया, हमें निकालना है पीटी का वैल्यू, है ना, टेयरिंग स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या कर रहे हैं, आप सेक्शन 1-1 को कंसीडर कीजिए, है ना, एट सेक्शन 1-1, एट सेक्शन 1-1। देखिए अगर इन जनरल फार्मूला लिखा जाए, इन जनरल, एक मिनट, इन जनरल पीटी का फार्मूला क्या होता है, इन जनरल टोटल विथ माइनस नंबर ऑफ रिवेट इंटू होल डायमीटर, घटा देते हैं, इंटू थिकनेस टी इंटू सिग्मा 80, यही होता है जनरल फार्मूला। तो क्या है, यही है इन जनरल फार्मूला क्या है पीटी का, बी माइनस एन डी, है ना। बी ये क्या है, बी है, चलो स्मॉल बी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसे, कैपिटल बी स्मॉल बी से, ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बी माइनस एन डी नंबर ऑफ होल इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा 80, ये क्या देता है, इन जनरल पीटी का मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 1-1 कंसीडर कर रहे हैं, सेक्शन 1-1 कंसीडर कर रहे हैं, है ना, सेक्शन 1-1 कंसीडर कर रहे हैं एट सेक्शन 1-1, एट सेक्शन 1-1, है ना। अब देखिए 1-1 को मैं यहाँ से कट करके प्लेट का फिगर है जो इधर बना रहा हूँ। जब 1-1 को कट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, कैसा दिखेगा बताओ, कुछ ऐसा दिखेगा, एक होल होगा, यहाँ पे कितना होल होगा, ओनली 1 होल होगा, है ना, ठीक है। इधर से फोर्स आपका पी लग रहा होगा, है ना, इधर से फोर्स आपको पी लग रहा होगा, और विड्थ ऑफ प्लेट है जो कितना है, बी है, विड्थ ऑफ प्लेट कितना है, बी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रजिस्टिंग एरिया क्या होगा बताओ, रजिस्टिंग एरिया, यही रजिस्टिंग एरिया होगा, ये वाला, यही तो रजिस्टिंग एरिया है ना, ये वाला, यही रजिस्ट करेगा फोर्स को, क्या करेगा, जो ग्रीन पार्ट से है वही क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। इसी को मैं क्या बोला था, इसी को बोला था सेक्शन 1-1, तो सेक्शन 1-1 पे
सेक्शन 11 पे पीटी अगर निकाले, एट सेक्शन 11 अगर हम पीटी निकालें यहाँ से अगर पीटी निकालें तो पीटी क्या होता है, ए नेट इंटू सिग्मा एटी, यही तो पढ़े हैं, ए नेट इंटू सिग्मा एटी, है ना। तो ए नेट सेक्शन 11 पे क्या हो जाएगा, सेक्शन 11 पे ए नेट कितना होगा, बी माइनस एक होल डिडक्ट हो जाएगा तो बी माइनस डी, है ना, इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट टी इंटू सिग्मा एटी, ए क्या आ गया, है ना, ए क्या आ गया, टीयरिंग स्ट्रेंथ, है ना, क्या आ गया, टीयरिंग स्ट्रेंथ एट सेक्शन 11, है ना, टीयरिंग स्ट्रेंथ एट सेक्शन 11, है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट हम सेक्शन 22 कंसीडर कर रहे हैं, है ना, एट सेक्शन 22, एट सेक्शन, ध्यान से, एट सेक्शन 22, है ना। एट सेक्शन 22 की बात करें तो इसको बना देते हैं एक बार। एट सेक्शन 22 पे कितना है, 2 होल है, कितना होल है, 2 होल है, 2 होल है, ठीक है। इसका बीथ ऑफ प्लेट मान लेते हैं कितना है, बी है, बीथ ऑफ प्लेट कितना है, बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक होल ऑलरेडी है, एक होल ऑलरेडी है ना। अब ध्यान से, ए क्या होगा आपका, रेजिस्टिंग एरिया होगा, रेड वाला यही पार्ट है जो क्या करेगा, रेजिस्टिंग एरिया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको क्या बोल दिया, सेक्शन 22, ए क्या है, 22 है, तो सेक्शन 22 पे अगर पीटी का फोर्स लिखें, है ना, ये हमारा क्या है, रेड वाला जो एरिया है क्या है, रेजिस्टिंग एरिया है, रेजिस्टिंग एरिया है ना, रेजिस्टिंग एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे पीटी का अगर इक्वेशन लिखें, इस केस में अगर पीटी का इक्वेशन लिखेंगे तो पीटी बराबर क्या लिख सकते हैं, फिर से वही ए नेट इंटू सिग्मा एटी, ठीक है। ए नेट कितना होगा, बी माइनस, इस बार 2 होल है तो 2d इंटू टी इंटू सिग्मा एटी, बस ध्यान से, क्या ये क्या हो गया, ये आपका रेजिस्टिंग फोर्स हुआ, ये क्या हुआ, रेजिस्टिंग फोर्स हुआ, टेयरिंग फोर्स अभी नहीं हुआ। टेयरिंग फोर्स कहने का मतलब है कि इतना फोर्स लगा दें कि प्लेट क्या हो जाए, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, है ना। टेयरिंग जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर ध्यान से देखे होंगे, प्लेट क्या होता था, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन क्या इतना फोर्स लगाने से प्लेट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, नहीं, इतना फोर्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कुछ फोर्स है जो क्या ले रखा है, ए वाला जो रिवेट है सेक्शन 11 पे जो रिवेट था वो कैरी कर रहा होगा, है ना। यानी जितना फोर्स ए कैरी कर रहा होगा, जितना फोर्स कैरी ये रिवेट 1 कर रहा होगा, उसको भी यदि हम लगा दें, मतलब उसको भी यदि ऐड कर दें, तब क्या हो जाएगा, वो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हो जाएगा। और एक रिवेट जो फोर्स कंटेंट करता है, जो एक रिवेट जो फोर्स कैरी करता है, उसको क्या बोलते थे, रिवेट वैल्यू बोलते थे। यानी यहाँ पे हमें अभी आरवी है जो और ऐड करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, तब देगा ये, देखो मैं लिख देता हूँ, ये तो आपका रेजिस्टिंग फोर्स हुआ, अलग अलग करके लिख देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ये क्या हुआ, रेजिस्टिंग फोर्स एट सेक्शन 22, ये टीयरिंग फोर्स नहीं हुआ, रेजिस्टिंग फोर्स हुआ, है ना। अब देखो फिर से एक लाइन बना रहा हूं, अगर यहां से यहां तक लाइन ड्रा कर दूं तब क्या देगा, दोनों को जोड़ने पे ये होगा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ या टीयरिंग फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ एट सेक्शन 22, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एट सेक्शन 22, है ना। अगर आप चाहते हैं कि सेक्शन 22 पे प्लेट है जो थ्रू और ब्रेक हो जाए, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना फोर्स ये रिवेट है जो कैरी किया था उसका फोर्स और लगा दो, उतना फोर्स और लगा दो, तो वो कितना फोर्स होता है, वो आरवी के बराबर होता है, वो कितना के बराबर होता है, आरवी के बराबर होता है ना। यानी सेक्शन 22 पे टेयरिंग फोर्स यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरवी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो, अब है जो
अब है जो, अब सेक्शन 3 कंसीडर करते हैं, अब सेक्शन 3 कंसीडर करते हैं, है ना। एट सेक्शन 3 ये सब न्यूमेरिकल ही है एक तरह से, है ना, न्यूमेरिकल इस पे करेंगे, लेकिन बिना थ्योरी का अगर न्यूमेरिकल बना दें तो हवा तक नहीं लगेगा, है ना। एट सेक्शन 3 एट सेक्शन 3 करने के लिए क्या करें, फिर से बनाएं, फिर से बनाते हैं इसको, ठीक है। कितना रिवेट था, 1 2 3, इस बार कितना था 3, ये क्या हो गया, बीथ ऑफ प्लेट हो गया, ये आपको क्या हो गया, बीथ ऑफ प्लेट हो गया। अब देखिए ध्यान से, आपको एक रिवेट यहाँ पे था और 2 रिवेट और था, 2 रिवेट और था, है ना। ये आपका क्या है, रजिस्टिंग एरिया है एट सेक्शन 3 ए वाला पार्ट, क्योंकि यही तो सॉलिड पार्ट है, बाकी तो होल कर दिया आप, है ना। ये क्या हो गया, रजिस्टिंग एरिया, रजिस्टिंग एरिया, रजिस्टिंग एरिया, इसको क्या बोल दिया, सेक्शन 3 सेक्शन 3। तो एट सेक्शन 3 पे पीटी निकालना है, क्या करें बताइए, फिर से मैं सिमिलर में लिख देता हूं। अगर यहां पे पीटी निकालेंगे तो क्या होगा, ए नेट इंटू एरिया सिग्मा 80, है ना, है ना, ए नेट इंटू सिग्मा 80, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, एट सेक्शन 3 पे, एट सेक्शन 3 पे अगर लिखेंगे तो क्या होगा, बी माइनस कितना होल घटेगा इस बार, 3D इंटू टी इंटू सिग्मा 80, कुछ इधर गड़बड़ किया था क्या, हाँ सही है, इंटू सिग्मा 80, ठीक है, इंटू सिग्मा 80, ठीक है। चलिए, तो ये तो क्या हो गया, रजिस्टिंग एरिया आया, ये क्या है, रजिस्टिंग एरिया है। इसी में क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 रिवेट ए और 2 रिवेट ए, है ना। यानी अगर ये 3 रिवेट जितना फोर्स लगा रहा है, ले रहा है, उतना ही यदि ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा आपका टेयरिंग स्ट्रेंथ, तब क्या आ जाएगा, टेयरिंग स्ट्रेंथ। ध्यान से देखो, ये आपका रजिस्टिंग फोर्स हुआ, ये आपका रजिस्टिंग फोर्स हुआ, रजिस्टिंग फोर्स मतलब अभी तक रजिस्ट कर रहा होगा प्लेट, अभी ब्रेक नहीं हुआ होगा, रजिस्टिंग फोर्स एट सेक्शन 3 है ना, ठीक है। तो फिर सर पूरा क्या हुआ, अगर यहां से यहां तक ऐड करें, अगर यहां से यहां तक देखा जाए तभी क्या होगा, ये होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, दोनों ऐड करने के बाद यहां से यहां तक, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, मतलब जैसे ही 3R भी ऐड करेंगे प्लेट क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, है ना, प्लेट क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये तो था कैलकुलेशन ऑफ पीटी एट डिफरेंट सेक्शन फॉर डायमंड रिवेटिंग, है ना, फॉर डायमंड रिवेटिंग। तो क्लियर हो गया, है ना। सेक्शन 11 पे सिर्फ इतना फोर्स लगाने से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। सेक्शन 22 पे यदि ब्रेक करना चाहते हैं तो आर भी ऐड करना पड़ेगा, है ना, जितना रिवेट पहले रह गया, जितना, है ना, सेक्शन 3 पे 3 रिवेट पीछे रह गया तो 3R भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। रटना नहीं है, चीजों को सिर्फ समझना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम विड्थ। डिजाइन का हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमें ज्वाइंट डिजाइन करना होगा तो आपको नंबर ऑफ रिवेट निकालना होगा और विड्थ ऑफ प्लेट निकालना होगा, क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। चलिए, सो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम विड्थ ऑफ प्लेट फॉर डायमंड रिवेटिंग, डायमंड रिवेटिंग के लिए मैक्सिमम विड्थ क्या होना चाहिए। तो मैक्सिमम विड्थ कहाँ पे होना चाहिए, मैक्सिमम विड्थ आपको कहाँ से आएगा, सेक्शन 11 से आएगा। क्यों, क्योंकि सेक्शन 11 पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, है ना। यदि हम उसके कोरिस्पोंडिंग विड्थ निकाल लिए तो आगे तो क्या हो रहा है, फोर्स का वैल्यू कमता जा रहा है ना। यानी मैक्सिमम विड्थ कौन देगा, सेक्शन 11 देगा, मैक्सिमम विड्थ कौन देगा, सेक्शन 11 देगा। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स वहीं पे लग रहा है ना। यानी उसके कोरिस्पोंडिंग जो हम विड्थ निकालेंगे वो क्या होगा, मैक्सिमम विड्थ होगा, है ना। मतलब उतना विड्थ यदि हम प्रोवाइड करते हैं तो हमारा प्लेट क्या होगा, सेफ होगा, सेफ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, एक डायमंड रिवेटिंग बना लेते हैं।
1 2 3, डायमंड रिपीटिंग हो गया, बी, है ना। तो कहाँ से आएगा बीथ, कहाँ से आएगा मैक्सिमम, है ना। ऑलरेडी हमें एक्सप्लेनेशन से पता है, क्योंकि सेक्शन 1 पे सबसे ज़्यादा फोर्स आ रहा है ना, सेक्शन 1 पे सबसे ज़्यादा फोर्स आ रहा था, है ना, इसीलिए सेक्शन 1 गिव्स द मैक्सिमम बीथ, है ना। चलो मैं लिख देता हूँ, सेक्शन 1 gives the maximum width maximum width of plate सब का न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, of plate because maximum force is to transfer from सेक्शन 1 से क्या करना है आपको, मैक्सिमम फोर्स ट्रांसफर करना है, इसीलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बीथ आएगा वो मैक्सिमम बीथ होगा। अब बीथ सर निकालेंगे कैसे, उसी का तो हमें कैलकुलेशन करना है, बीथ निकालेंगे कैसे, तो देखिए, है ना, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पीटी निकालेंगे सेक्शन 1 पे। तो पीटी बराबर क्या होता था, पीटी बराबर बी माइनस कितना, डी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी इज इक्वल टू, सबको ब्रेक कर दीजिए, हमें बी का वैल्यू निकालना है ना, तो बी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी प्लस, फिर से ब्रेक कीजिए इसको, है ना, क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, इसको इरेज कीजिए, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, एक टी इंटू सिग्मा एटी को बी से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 1 पे पीटी और पी क्या है, अप्लाइड फोर्स पी और पीटी दोनों क्या है, बराबर है ना। तो नाउ पुट पीटी इक्वल टू पी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स के यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं P बराबर, एक इक्वेशन बनना है, P बराबर हो गया B इंटू टी इंटू सिग्मा एटी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी, दिस इम्प्लाई। अब देखिए इसको इधर लाइए, राइट साइड लाइए, तो क्या हो जाएगा, P लेफ्ट साइड लाइए, P प्लस डी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी इज इक्वल टू बी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी, दिस इम्प्लाई। हमें क्या निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, तो टी इंटू सिग्मा एटी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा पी डिवाइडेड बटा टी इंटू सिग्मा एटी प्लस डी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी को जब डिवाइड करेंगे टी इंटू सिग्मा एटी से, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, डी बचेगा, इज इक्वल टू इधर क्या हो गया, बी हो गया। क्या बात है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है बीथ का, है ना। सो फिर से मैं लिख देता हूँ, बीथ बराबर फार्मूला आ गया आपको फॉर डायमंड रिपीटिंग, पी बाई, इसका यूज होगा न्यूमेरिकल जब बनाएंगे, टी इंटू सिग्मा एटी प्लस डी, है ना, प्लस डी। याद रखें तो अच्छा है, और नहीं याद रखें तो और अच्छा है ना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो सिंपल कंसेप्ट से करेंगे, है ना, सिंपल कंसेप्ट से करेंगे, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए कभी कभी पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब चेन रिपीटिंग की बात करते हैं, है ना, अब चेन रिपीटिंग की बात करते हैं, ठीक है, चेन रिपीटिंग का भी कर लेते हैं, कभी कभी चेन रिपीटिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो कैलकुलेशन फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर चेन रिपीटिंग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चेन बना देते हैं, एक चेन पैटर्न है जो बनाना पड़ेगा, फिर हाफ ऑफ प्लेट बना देता हूँ, हाफ प्लेट है जो बना देता हूँ, है ना,
मान लेते हैं इस बार नंबर ऑफ रिवेट है जो 9 है, मान लेते हैं 9 रिवेट ले लेते हैं, कितना भी ले लें कोई फर्क पड़ना नहीं है ना। चलो 9 रिवेट ले लेते हैं, है ना। सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, सेक्शन है जो 1 ए मान लेते हैं, A22 मान लेते हैं, A33 मान लेते हैं, 33 मान लेते हैं, ठीक है। सो हमें निकालना है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो एट सेक्शन 1 एट सेक्शन 1 यदि बात किया जाए तो पीटी क्या लिखेंगे बताइए। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, एट सेक्शन 1 लिखेंगे तो क्या होगा, बी था द प्लेट, बी मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, बी माइनस कितना होल है, 3 इंटू डी, है ना, इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। चलिए बहुत अच्छा। एट सेक्शन 22, एट सेक्शन 22, ध्यान से, एट सेक्शन 22 पीटी लिखें, क्या होगा, बी माइनस 3D इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। क्या ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, नहीं अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसके पहले 3 रिवेट और है ना। अगर वो जितना फोर्स कैरी किया है उतना यदि इसमें और ऐड कर दें, और यदि ऐड कर दें तब क्या हो जाएगा, तब टेंसाइल स्ट्रेंथ एट सेक्शन, टेंसाइल स्ट्रेंथ एट सेक्शन, एक मिनट, तब है जो इतना फोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, कितना हमें ऐड करना पड़ेगा, 3 इंटू आर भी, 3 इंटू आर भी। नाउ एट सेक्शन 33, एट सेक्शन 33, ठीक है। 33 पे पीटी का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, बी माइनस 3D, बहुत सिंपल, 3 होल घटाना है, इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। ये क्या है, रजिस्टिंग फोर्स, अभी भी क्या है, रजिस्टिंग फोर्स, है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस कितना, इसके पहले कितना रिवेट आया, 1 2 3 1 2 3 3 3 6, यानी 6 इंटू आर भी यदि ऐड करेंगे तब क्या आ जाएगा, सेक्शन 33 पे पीटी आ जाएगा। तो ये तो चेन रिपीटिंग के लिए था, है ना, चेन रिपीटिंग के लिए था, ठीक है। अब विथ निकाल लेते हैं चेन रिपीटिंग से, चेन रिपीटिंग से विथ कितना होगा वो देख लेते हैं, है ना, बहुत अच्छा। सो कैलकुलेशन ऑफ विथ फॉर चेन रिपीटिंग। तो एक बात बताइए, जनरल इक्वेशन सबसे ज्यादा फोर्स कहां पे लग रहा होगा, सेक्शन 1 पे लग रहा होगा, सेक्शन 1 पे लग रहा होगा, यानी हम जो विथ कैलकुलेट करेंगे वो सेक्शन 1 से कैलकुलेट करेंगे, है ना। सो एट सेक्शन 1 एट सेक्शन 1 है ना, क्या करेंगे, पीटी इक्वल टू कितना आया था, अगर यहाँ पे कितना था, 3 होल था, लेकिन इन जनरल हम मान लेते हैं कि एन होल है, कितना होल है, एन होल है। तो एन होल के लिए, फॉर एन होल क्या लिखेंगे, बी माइनस एन इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, है ना, फॉर एन रिवेट्स, फॉर एन रिवेट्स, है ना, एन रिवेट्स, ठीक है। अब देखिए पी को क्या करेंगे, नाउ एट सेक्शन पे पी और पीटी क्या होता है, बराबर होता है ना। नाउ पी को क्या करेंगे, पीटी पुट करेंगे, मतलब पीटी को पी पुट करेंगे तो पी बराबर क्या लिखें, बी माइनस एन इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, है ना। फिर से इसको ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक करें, जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या आएगा, बी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी माइनस एन इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। दिस इम्प्लाई क्या होगा, P प्लस
n इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी इज इक्वल टू कितना, b इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। दिस इम्प्लाई, अब क्या करिए, t इंटू सिग्मा ए टी से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो इधर क्या आ जाएगा, p अपॉन टी इंटू सिग्मा ए टी प्लस t इंटू सिग्मा ए टी कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ एन डी बचेगा, सिर्फ बचेगा n इंटू डी, इधर क्या बचेगा, b बचेगा। क्या बात है ना। दिस इम्प्लाई b का आपका फॉर्मूला आ गया चेन रिपीटिंग के लिए, b डिवाइडेड p डिवाइडेड बटा t इंटू सिग्मा ए टी प्लस n इंटू डी, n इंटू डी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना। अब देखिए इसको मान लेता हूँ 2, है ना। अभी उसके लिए डायमंड रिपीटिंग के लिए कितना आया था, डायमंड रिपीटिंग के लिए कितना आया था, डायमंड रिपीटिंग के लिए आया था b इक्वल टू पी बाई टी इंटू सिग्मा ए टी प्लस डी। इस किसके लिए आया था, फॉर डायमंड रिपीटिंग। एक किसके लिए आया था, फॉर डायमंड रिपीटिंग। यहां से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एक निकाल रहा हूं, फॉर डायमंड रिपीटिंग। अब एक बात बताइए, बीथ ऑफ द प्लेट डायमंड रिपीटिंग में चेन रिपीटिंग की तुलना में क्या है, कितना कम है, ये हमें निकालना है, कितना कम है जो हमें निकालना है। अरे बहुत सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे एन डी ऐड कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ डी ऐड कर रहे हो, इसका मतलब चेन रिपीटिंग में बीथ क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, और होना ही था, बीथ क्या होगा, ज्यादा जरूरत पड़ेगा, यानी मटेरियल का वेस्टेज होगा, मटेरियल का क्या होगा, वेस्टेज होगा, है ना। तो हमें पता करना है कि कितना विथ ज्यादा चेन रिपीटिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं डायमंड रिपीटिंग की तुलना में। तो क्या करना होगा, बहुत सिंपल है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, और 2 में से 3 को माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। सो 2 में से 3 जब माइनस करेंगे, देखो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इधर जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, b इक्वल टू बच जाएगा कितना, ए वाला और ए वाला तो कट जाएगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ बचेगा, देखो कितना बचेगा, n माइनस 1 इंटू डी बचेगा, कितना बचेगा, ध्यान से देखो, माइनस करेंगे तो ए और ए तो कट जाएगा, ए और ए क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या, एन डी माइनस डी क्या होगा, डी इंटू एन माइनस 1 बचेगा, है ना। बीथ ऑफ द प्लेट रिक्वायर्ड टू एकोमोडेट डायमंड पैटर्न इज लेस देन दैट ऑफ द चेन रिपीटिंग, लेस देन दैट ऑफ द चेन रिपीटिंग। अच्छा, कितना कम मतलब जरूरत पड़ेगा, कितना कम जरूरत पड़ेगा, है ना, कितना कम है जो जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, कितना लेस, है ना, तो d इंटू एन माइनस 1, है ना, n माइनस 1, इतना कम बीथ है जो प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या किए हैं, इक्वेशन 2, एक मिनट, ये कहां से आया, ये आया आपको, ये आपको आया है इक्वेशन 2 माइनस 3 कर दो, सिंपल, है ना। तो मैं नोट करके लिख देता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है, ठीक है, इसीलिए मैं लिख देता हूँ, है ना। कहता है बीथ ऑफ द प्लेट रिक्वायर्ड, width of the plate required to accommodate diamond pattern is less than that for chain pattern,
दैट फॉर चेन पैटर्न बाई, है ना, बोल रहा है कि डायमंड पैटर्न में चेन पैटर्न से, है ना, कितना कम विड्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितना कम विड्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है यार, क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 घटा दो तो कितना आया, डी इंटू एन माइनस वन, तो बाई कितना, बाई डी इंटू एन माइनस वन, यही आपका खाली स्थान को भरना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। फिर से पढ़ देता हूं, width of the plate required to accommodate diamond pattern is less than that for the chain pattern by d into n minus 1, है ना, d into n minus 1 नहीं, अगर आप चेन रिवेटिंग के बदले डायमंड रिवेटिंग प्रोवाइड करते हैं तो इतना से क्या हो जाएगा, विड्थ कम जाएगा, विड्थ है जो कम जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि मटेरियल क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा, मटेरियल का क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो ये तो था प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, है ना, ये तो था प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। इस पे 20-20 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको एसएससी जेईई में भी और इंजीनियरिंग सर्विस में भी पूछता है ना। तो इस पे जो क्वेश्चन करेंगे आगे, है ना, इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज नहीं, क्वेश्चन है जो कल करेंगे, क्वेश्चन है जो कल करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को कल करेंगे, ठीक है। सो ये तो पूरा एनालिसिस था, लेकिन इस पे है जो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, तो नेक्स्ट क्लास में है जो क्वेश्चन करेंगे, है ना। सो आई होप आपको है जो कंसेप्ट है जो पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो इसको वापिस एक बार लेक्चर को देखिए, है ना, क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, डिफरेंट टाइप का, बहुत मतलब 20-20, 25-25 नंबर का क्वेश्चन इस पे आता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ।